चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस वगैरह करना पावर और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक लिफ्ट है, एक मास टंगा हुआ है स्ट्रिंग से। लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए, फाइंड पावर ऑफ mg एंड t एज a फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टेंशन क्या होगा और बाकी चीजें। तो एफबीडी बनाते हैं। ग्राउंड पे खड़े होके एक आदमी देख रहा है सिस्टम को। तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन T, और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन A से। इक्वेशन आ जाएगी T माइनस mg बराबर ma। तो टेंशन बराबर आ गया mg प्लस A। ठीक है। और रही बात वेलोसिटी की, v बराबर होता है u प्लस at। u तो 0 दे रखा है, इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो, तो v बराबर यहाँ पे आ गया a इंटू टी। वेलोसिटी आ गई a इंटू टी। तो टेंशन फोर्स मिल गया, mg तो mg होता है। अब सबसे पहले पावर ड्यू टू mg निकालते हैं अपन, है ना। तो mg किधर है, नीचे, और वेलोसिटी किधर है, ऊपर। तो f वेक्टर डॉट v वेक्टर करना होता है ना, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे भी मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है, cos थीटा आएगा, तो वही वर्क डन जैसा है। तो mg का फोर्स हो गया नीचे और वेलोसिटी है ऊपर, तो cos 180 डिग्री आएगा। तो बेसिकली -1 भी आएगा। तो मैं लिख ही देता हूँ cos 180 डिग्री। तो ये आ गया माइनस mg at, ये आ गया पावर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब लिखना है पावर बाय द टेंशन। तो टेंशन तो ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, cos 0। ये हो गया m g प्लस a इंटू 80। ठीक, ये आंसर आ गया। चलिए वाला क्वेश्चन करो। A particle of mass m starts from rest and a force start acting on it which supplies constant power। तो पावर कांस्टेंट है। ठीक है, पावर कांस्टेंट रख के एक फोर्स है, मतलब वेरिएबल फोर्स होगा ऑब्वियस है, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो पावर का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको कांस्टेंट रखना है, तो फोर्स जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी फोर्स अपने आप कम होगा। तो जो भी है, जो भी फोर्स लग रहा है, पर हमको दे दिया है पावर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, और उसने जो डिस्टेंस कवर की उसको भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, और एग्जाम में खूब आते हैं। तो कैसे करते हैं देख लो, बहुत ही आसान भी होते हैं ये। तो हम जानते हैं कि पावर बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, नहीं, पावर बराबर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पढ़ा भी हमने, पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। अब P को रखा P, फोर्स तो क्या है m इंटू ए, और a को क्या लिख सकता हूं मैं, dv अपॉन dt। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं, m इंटू dv अपॉन dt इंटू v लिख सकते हैं। अब सेम जो कांस्टेंट है उनको एक साइड, और जिस टर्म में इंटीग्रेट करना है उनको एक साइड। तो बेसिकली मतलब मैं v dv को एक साथ लिख लूं, तो उधर क्या बच गया, p अपॉन m dt। तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, गिवन है, और मास तो कांस्टेंट है ही। तो इसमें t बराबर 0 पे रेस्ट पे दे रखा है, t बराबर t पर वेलोसिटी क्या होगी, यही तो मैं फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये बन गया v स्क्वायर बाई 2 बराबर p अपॉन m, कांस्टेंट है t। तो अगर आप देखो तो वेलोसिटी क्या बन गई, वेलोसिटी आ गई, इसको ऊपर ले गया अंडर रूट, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 2pt अपॉन m। देखा, ये हमने कर लिया, ये आ गया। पावर से हमने सॉल्व करके वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया। अब आगे चलो, अगला पार्ट इसका आप करो, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ कैसे करोगे। तो क्या करें बताओ। वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, हमें अब डिस्टेंस चाहिए ना, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर कितना है, ये अंडर रूट
2p/t/m है ना, तो कांस्टेंट को तो एक साथ लिख लो, √2p/m, और ये हो गया √t। अब dt को इधर ले जाओ तो ये बन गया dx बराबर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 2p/m, ये हो गया √dt, √t/dt, इंटीग्रेट 0 0 dx, तो ये आ गया x बराबर, कांस्टेंट तो एज इट इज आ गया इंटीग्रेट होके, और √t को इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर हाफ, हाफ प्लस 1, 3/2 तो बन गया 2/3 t की पावर 3/2। इसको आप सॉल्व करो, 2/3 को अंदर ले जाओ, स्क्वायर करके अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा √8p/9m t की पावर 3/2। अंडर रूट के अंदर ले गए तो स्क्वायर हो जाएगा वो। देख लो पूरे सवाल को आराम से देख लो, और कोई डाउट तो पूछ लो। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, करो इसे। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है, उसको x डायरेक्शन से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, स्पीड u, वेलोसिटी u से है ना, थीटा एंगल पर। एवरेज पावर ऑफ mg, एवरेज पावर फाइंड करनी है, जो फोर्स लगेगा उस पर ऑब्वियसली एक ही फोर्स लगेगा mg एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, और लास्ट में इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर जो निकाली आपने उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो कैसे करोगे? चलिए, तो हमने ग्राफ, ये तो मैंने ग्राफ नहीं बनाया, ये तो मैंने प्रोजेक्टाइल बनाया है, प्रोजेक्टाइल किया हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो बस ये मैंने तो वो बनाया किस तरह से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब आपको एवरेज पावर निकालनी है, तो सबसे पहले एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, तो मान लो कि हमें इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो किसी टाइम टी पर हम मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी हाइट मान लेते हैं h हो जाएगी, ये हाइट h है ना। तो किसी टाइम t तक पहुंचने में उसने टोटल कितना पावर लगा दिया, फोर्स ने कितना पावर लगा दिया, एवरेज पावर t बराबर 0 से लेके t बराबर t तक। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -mgh डिवाइडेड बाय टाइम t। तो ये एवरेज पावर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो h है उसको हम लिख सकते हैं ना, h बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन द वाई डायरेक्शन, सिखाया था आपको पहले प्रोजेक्टाइल में। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u का ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा इंटू टी हाफ, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -g, तो कितना लिखेंगे देखो, ये हो जाएगा -mg, h की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। इसको आप सॉल्व करो तो बेसिकली कितना आ गया, ये पावर एवरेज, टी को आप डिवाइड कर दो और सब सॉल्व करो, माइनस अंदर ले जाओ तो ये बन गया -mg u sin थीटा, टी से टी कट गया, माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया, एक टी से एक टी गया तो ये बन गया जी टी, एम जी अंदर आ गए ना, तो ये बन गया mg² t/2। ये पावर एवरेज की इक्वेशन आ गई टाइम के साथ। तो बताओ, अगर इसका हम ग्राफ बनाए टाइम के साथ पावर एवरेज का, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा, बोलो। अगर इसको ग्राफ बनाए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा? अच्छा, इसमें जो टाइम है, टाइम की एक लिमिट है, टाइम किससे ज्यादा नहीं हो सकता,
देखो यहाँ पे जो टाइम है, देखो पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उससे ज्यादा टाइम नहीं हो सकता, उसके बाद तो पार्टिकल वापस जमीन पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमें जो ग्राफ बनाना है उसमें टाइम क्या रखना है, टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, इतने टाइम के लिए हमें बनाना है। अब जरा सोचो इसका ग्राफ क्या बनेगा, क्या बता रहे हो आप सभी लोग को, इसने आंसर दिया नहीं, दो आंसर। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा, सोच के बताओ जल्दी से। तो हम ग्राफ किस किस के बीच बना रहे हैं, पावर, एवरेज और टाइम। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है इसमें, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। तो बेसिकली इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टी के ऊपर पावर थोड़ी है, सिंगल डिग्री इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, सरल रेखा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो सरल रेखा ग्राफ हम जानते हैं क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो बेसिकली जो पी एवरेज है ये तो हो गया y, है ना, और ये क्या हो गया इसका इंटरसेप्ट, और माइनस डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। और ये जो आगे है एम जी स्क्वायर बाई टू, ये क्या हो गई इसकी स्लोप m, और ये t हो गया, ये क्या हो गया x। भाई इसी के बीच में तो ग्राफ बनाना है, पावर एवरेज y एक्सिस हो गया, टाइम x एक्सिस हो गया, तो ये बन गया। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो t बराबर 0 पर ये पार्टिकल कहाँ पे होगा, t बराबर 0 पार्टिकल नहीं, t बराबर 0 पर p एवरेज क्या होगी, तो हम यहाँ पे t बराबर 0 डाल देंगे तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी यू साइन थीटा। बेसिकली यही इंटरसेप्ट भी है यहाँ से। उसके बाद इसकी स्लोप कैसी है, स्लोप तो पॉजिटिव है, तो मतलब ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, पावर 0 हो गई इस लाइन पे, तो अब एक बार पावर 0 करो इसकी, तो पावर 0 करते ही ये टर्म 0 हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो m से m कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। मतलब ये वो टाइम आ जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मतलब इतना ही ग्राफ बनेगा। इसके बाद तो पार्टिकल जमीन पे आ जाएगा वापस से, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी यू साइन थीटा। ये ग्राफ बन गया पी एवरेज का टाइम के साथ, और ये पी एवरेज निकाल दिया हमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एम जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड वाला करो चलो, चलिए करिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर, है ना, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है, तो जो हमने अभी प्रोजेक्टाइल बनाया है, प्रोजेक्टाइल के लिए फोर्स वेक्टर तो क्या है एम जी, और एम जी हमेशा नीचे लगेगा, तो एफ वेक्टर तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एम जी जे कैप डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आएंगे, आई कंपोनेंट एंड जे कंपोनेंट। तो हम जानते हैं आई कैप में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, प्रोजेक्टाइल में u cos थीटा आई कैप। अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज रिवाइज करना चैप्टर पूरा, प्रोजेक्टाइल है ना, u cos थीटा आई कैप प्लस y डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन में u प्लस ए टी, तो u कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये हम लिखेंगे किस डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में, इस तरीके से। अब हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई से करेंगे, तो आई तो इसमें है नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट में केवल जे वाले टर्म का जे वाले टर्म से होगा, तो ये बन जाएगा माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी, और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो जे कैप हट जाएगा, तो पावर इंस्टेंटेनियस ये बन जाएगा। और इसको अगर मैं अच्छे से सॉल्व कर दूं अंदर, मतलब इसको ले जाऊं, तो ये बन जाएगा माइनस एम जी यू साइन थीटा प्लस एम जी स्क्वायर टी। बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या इसका तो कर्व बनेगा। इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या इसका, या इसका तो कर्व बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। इसका भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, है ना,
तो बना देते हैं फिर ग्राफ। तो इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। इतना रख लेते हैं चलो। हाँ, तो ये हो गया पावर इंस्टेंटेनियस और ये हो गया टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि क्या क्या पता है हमें। तो ये हो गया y, ये हो गया इंटरसेप्ट -c, इस बार स्लोप हो गई ये, और टाइम, तो टाइम हो गया। तो एक बार देख लो, जब t बराबर 0 है, एक बार ये वैल्यूज निकाल लेते हैं ताकि ग्राफ प्लॉट करने में आसानी रहे। जब t बराबर 0 है तो पावर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, -mgu sin थीटा। और जब पावर इंस्टेंटेनियस 0 है तो तब टाइम की वैल्यू, पावर इंस्टेंटेनियस 0 है तो mgu sin थीटा उधर जाएगा, m से m कट गया, तो बेसिकली यहाँ t बराबर आ जाएगा u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g। अच्छा, u sin थीटा अपॉन g तो क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है ना। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, t बराबर 0 पर -mg sin थीटा। उसके बाद इस बार ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर, क्योंकि जब ये x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर 0 है, ऐसे मान लेते हैं इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कितना टाइम हो गया, बेसिकली यहाँ पे जो टाइम है वो t/2 है, और t तो यहाँ पे आ रहा है, ये t है इस तरीके से। तो ये हो गया -mg u sin थीटा। ये किसका ग्राफ हो गया, p इंस्टेंटेनियस का। अगर मैं दोनों ग्राफों को साथ साथ बना दूं, p एवरेज का ग्राफ और p इंस्टेंटेनियस का ग्राफ, तो बताओ, तो इसके ग्राफ को अपन वो ले लेते हैं कि ग्रीन कलर वाला ग्राफ है इसको, है ना, इसको ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, और ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ इसमें प्लॉट कर देते हैं। तो ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, ये वाला। ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ है अपना p एवरेज का, और ये पिंक कलर वाला ग्राफ है p इंस्टेंटेनियस का, इस तरीके से। तो क्वेश्चन है, पूछ लिया तो हमने बता दिया, राइट। बोलो, कोई दिक्कत। ग्राफ प्लॉट कर दिया और ये काम कर दिया, देख लो एक बार, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने एक पंप डाल रखा है, एक बकेट में पानी भरा है, टंकी है, टंकी में पानी भरा है, पंप लगा दिया, पंप से पानी बाहर आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। आपको बताना है फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू द पाइप, मतलब कितना वॉल्यूम आ रहा है पर सेकेंड। रेट का मतलब क्या होता है, कितना होता है कि कितना वॉल्यूम पानी का बाहर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और मास फ्लो रेट में भी यही है फिर कि कितना मास बाहर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, तो हमें उसमें निकालना है dv अपॉन dt, और नीचे निकालना है अपन को dm अपॉन dt। तो पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो हमें निकालना है d वॉल्यूम अपॉन dt। बताओ क्या आएगा। देखो, हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, मतलब ये हो जाएगा d इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन dt। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, a इंटू dl अपॉन dt। मतलब
कितना पानी कवर, कितनी लेंथ ऑफ द वाटर, मतलब पानी ने कितनी लेंथ कवर की पर यूनिट टाइम, तो बेसिकली वो क्या है, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, a इंटू वी। यहाँ पे v का मतलब क्या है, वेलोसिटी है, ध्यान रखना। तो ये तो आ गया आपका वॉल्यूम फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपन का डी एम अपॉन डी टी। तो बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मास को क्या लिखते हैं अपन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब मैं यहाँ पे मास को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन डी टी। तो रो तो कांस्टेंट है, रो बाहर आ गया, ये क्या बन गया, डी वॉल्यूम अपॉन डी टी। और डी वॉल्यूम अपॉन डी टी तो अपन ने पिछले सवाल में निकाले, तो बेसिकली ये क्या आ गया, रो ए वी। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है ना। फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द वाटर। हाँ, तो हमें यहाँ काइनेटिक एनर्जी का रेट निकालना है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया डी के अपॉन डी टी। तो मास कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे तो मास वेरिएबल है ना, डीएम अपॉन डी टी। फ्लो रेट की बात है कि कितना पानी बाहर निकल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे डीएम अपॉन डी टी। यही तो है, फाइंड मास फ्लो रेट थ्रू द पाइप, कि पर यूनिट टाइम कितना मास बाहर निकल गया। तो ये तो उसी की तो बात है, डीएम अपॉन डी टी। तो डीएम अपॉन डी टी अपन ऊपर वाले क्वेश्चन से ले आएंगे, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इंटू रो ए वी। तो कितना आ गया है, रो ए वी क्यूब बाई टू। तो पावर ऑफ द पंप, कि पंप कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है इस पानी को कांस्टेंट वेलोसिटी v से बाहर निकालने के लिए, पंप को कितनी पावर लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब समझ में आया कि एक टाइम में, मतलब फिक्स टाइम में कितना वॉल्यूम इस पाइप से बाहर निकल जाएगा। तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना फ्लो किया पाइप से, तो आया एरिया इंटू वेलोसिटी। मतलब जितना एरिया होगा इंटू वेलोसिटी, तो ए इंटू वी करेंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगी। भाई उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो हो गया ए इंटू वेलोसिटी। फिर मास फ्लो रेट की कितना मास फ्लो कर जाएगा, तो ऑब्वियस है इतना वॉल्यूम कर जाएगा, तो वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक पर्टिकुलर टाइम में या विद रिस्पेक्ट टू टाइम इतना मास इस पाइप से बाहर निकल जाएगा पानी का, इतना। तो हम इससे ये भी बता सकते हैं कि कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा, ये वाले सवाल इससे हम कर सकते हैं। फिर फाइंड रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी बीइंग सप्लाई टू द वाटर, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई पानी में। तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, इसका रेट निकालना है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, मास चेंज हो रहा है, बढ़ता जा, मतलब बाहर निकलता जा रहा है ना मास। तो डी अपॉन डी टी कितना हो गया, रो ए बी, ठीक। अब आपसे पूछा है फाइंड पावर ऑफ द पंप, कि पंप को कितनी पावर लगानी पड़ रही है, और फोर्स, पंप फोर्स पूछा है आपसे, दो चीज पूछी है। तो पहले हम पंप फोर्स निकालते हैं। देखो फोर्स कैसे निकालते हैं, तो हमने न्यूटन ने हमको पढ़ाया था कि फोर्स बराबर होता है डी पी अपॉन डी टी। यहाँ पी का मतलब मोमेंटम से मैं ले रहा हूँ, मोमेंटम, याद है आपको, ऐसे पढ़ाया था, है ना, डी पी अपॉन डी टी। इसको हम मोमेंटम को लिख देते हैं मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डी टी। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे न्यूटन लॉ में पढ़ा था, वहां पे मास कांस्टेंट था, वेलोसिटी चेंज होती थी, तो वहां पे हमने एम ए लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास बदल रहा है, तो यहाँ पे फोर्स बराबर कितना आ गया, वेलोसिटी बाहर आ गई, डी एम अपॉन डी टी। तो बेसिकली फोर्स कितना निकल गया, वेलोसिटी इंटू डी एम अपॉन डी टी कितना आया था, रो ए वी। यहाँ बी का मतलब वेलोसिटी है।
तो फोर्स आ गया रो ए वी स्क्वायर। मतलब पंप को कितना बल लगाना पड़ रहा होगा उस पानी को ऐसे बाहर फेंकने के लिए, या पानी जब बाहर जा रहा होगा तो कितना फोर्स वापस से वो पाइप पे लगा रहा होगा, रो ए वी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये तो आ गया फोर्स। अब पावर हमें निकालना है पंप का, पावर ऑफ पंप। तो क्या लिखें, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना है, रो ए वी स्क्वायर इंटू वी। तो ये आ गया रो ए वी क्यूब। पंप की पावर आ गई है। देखा? तो ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल था, क्योंकि यहाँ पे मास परिवर्तित हो रहा है, मास बाहर निकल रहा है, सिस्टम का मास कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जितने से मास बाहर निकल रहा है वो तो कांस्टेंट है। ये आपको याद आया कि नहीं आया? यहाँ पे मैंने ऐसे बताया था, न्यूटन स्लो मोशन अपना चेक करना कि एक बार मास को कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, मास का डिफरेंशिएशन, लेकिन वहां पे तो मास कांस्टेंट होता था तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता था, एम डीवी अपॉन डी टी एम ए आ जाता था, हम लिखते थे फोर्स बराबर एम ए। लेकिन यहाँ पे मास वेरिएबल है, वेलोसिटी तो उल्टा कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। समझे? तो अगर हम यहाँ पे एक फाइनल रिजल्ट लिख लें इन सभी क्वेश्चंस का, तो अच्छा, इसको क्यू कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट है इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ये एक स्पेशल चीज है, हम फ्लूइड में पढ़ेंगे आगे, बट मैंने आपको जानकारी भी दे दी। डी वॉल्यूम अपॉन डी टी को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डीएम अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमने फोर्स पढ़ा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब आ रहा है। तो एक रिजल्ट है वो हम लिख लेते हैं ऐसा, कि जब पाइप में से पानी बाहर निकलता है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे V का मतलब वेलोसिटी है, dm अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, एंड पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्यूब। एज अ रिजल्ट आप इसे याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ याद रख सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें ये है कि इफ वी वांट डबल द आउटपुट ऑफ द पंप सिस्टम, मतलब जो पानी बाहर निकल रहा है, एक पंप लगा रखा है, वो पानी बाहर फेंक रहा है v वेलोसिटी से, उसको हम डबल करना चाहते हैं। कि वैसे टी टाइम में पहले अगर इतना पानी बाहर फेंक रहा था, तो अब उसी टी टाइम में ये डबल पानी बाहर फेंके। तो उसके लिए जो पंप की पावर है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा या सेम रखना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं कि पावर ऑफ द पंप अब नए पावर कितनी करनी पड़ेगी। बड़ा ही आसान सा सवाल है, करो एक बार। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वी वांट डबल द आउटपुट ऑफ द पंप सिस्टम, मतलब आउटपुट हम 2 गुना करना चाहते हैं, आउटपुट 2 टाइम्स करना चाहते हैं। सोचो कि ये पाइप है, पाइप में से पानी निकल रहा है, तो पहले जितना पानी निकल रहा था टी टाइम में, लेकिन अब चाहते हैं कि दुगना पानी निकले। दुगना पानी निकले तो हमें इसकी वेलोसिटी को भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा।
अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी तभी तो उसका आउटपुट 2 टाइम होगा। मतलब आउटपुट 2 टाइम करने के लिए हमें वेलोसिटी को 2 गुना करना पड़ेगा। मतलब पहले अगर वेलोसिटी v थी तो अब हमें 2v करना पड़ेगा। मतलब पहले अगर वेलोसिटी v थी तो अब वेलोसिटी कितनी करनी पड़ेगी? 2v, तभी तो उसका आउटपुट डबल होगा। तो ये पूछ रहा है कि पावर में कितना चेंज आ जाएगा। पहले अगर पावर p थी तो अब कितनी पावर आएगी? तो देखो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, वेलोसिटी का क्यूब। तो अगर पहले पावर p थी तो हम जानते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब। तो पहले अगर पावर p थी उस वक्त वेलोसिटी v थी। अब पावर हमने p डैश कर दी, है ना? तो वेलोसिटी दुगनी कर दी। तो यहां से आप p डैश निकालोगे, कितना आ रहा है? 8p आ रहा है। मतलब पावर हमें 8 टाइम्स करनी पड़ेगी। पावर हमें 8 टाइम्स करनी पड़ेगी, तब जाके उसकी आउटपुट दुगना होगा। आउटपुट को दुगना करने के लिए पावर को 8 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। यही बात समझ में? बोलो, आई गई क्या बात समझ में? देखिए ये सवाल है, इसमें एक रॉड रखी हुई है और ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो सरफेस है इतनी इधर वाली, वो स्मूथ है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इसको कितनी वेलोसिटी दें, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट ऑफ द रॉड। रॉड को कितनी वेलोसिटी दें v नॉट, मिनिमम से मिनिमम, कि ये रॉड पूरी की पूरी एंटर हो जाए इस रफ रीजन में ऐसे। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये जस्ट इस लाइन को पार कर जाए और ये रॉड ऐसे आ जाए, रफ में आ जाए। ये क्वेश्चन है। समझ में आई बात? अभी रॉड पूरी की पूरी किस में रखी है? स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। इसको वी नॉट मिनिमम वेलोसिटी कितना दें कि ये इस साइड आ जाए, रफ रीजन में आ जाए।